Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, put a uniform meter scale horizontally on your extended index fingers with left one at 0.0 centimeter and the right one at 90 centimeter. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only the left finger slips with respect to the scale and the right finger does not. After some distance, the left finger stops and the right finger starts slipping. Then the right finger stops at a distance xr from the center, that is 50 centimeter of the scale, and the left one starts slipping again. This happens because of the difference in the frictional force on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic friction between the fingers and the scale are 0.4 and 0.32 respectively, the value of xr in centimeter is. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the principle of torque, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। टॉर्क बैलेंसिंग बेसिकली इसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो सिचुएशन है पहले हम एक एक करके समझते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ मीटर स्केल, तीन कंडीशंस गिवन है यहाँ पे और तीनों कंडीशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये मीटर स्केल है, ठीक है। अब मीटर स्केल में बोला गया है हमने हमारी दो इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की हमने इसके ऊपर इसको बैलेंस किया है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है मान लेते हैं। सबसे पहले तो केस में बोला गया है कि एक फिंगर हमारी इस तरफ है, जीरो पे रखी हुई है, राइट, एंड दूसरी फिंगर जो है राइट हैंड की फिंगर जो है वो है 90 सेंटीमीटर पे। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर। अब हम जब इन दोनों को टुवर्ड्स द सेंटर लाने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, दैट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें जीरो पॉइंट पे, ये हमारा 0 पॉइंट या 0 सेंटीमीटर बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अवर 0 सेंटीमीटर पॉइंट एंड दिस इज अवर 90 सेंटीमीटर पॉइंट, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं बेटर, ये 90 सेंटीमीटर पे है एंड दिस इज ऑन 0 सेंटीमीटर मार्क। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इसका इस तरफ आ रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ आ रहा होगा। इसको N2 बोल देते हैं, इसको N1 बोल देते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि N1 N2 में से ग्रेटर कौन होगा, ठीक है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप्स। तो सबसे पहले अगर हम इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करें तो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं, वी कैन सी N1 इंटू ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस इनिशियली अगर हम बात करें सो दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, राइट, एंड दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम टॉर्क को बैलेंस करें अबाउट O, तो टॉर्क नेट टॉर्क अबाउट O इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं N1 इंटू 50 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू N2 इंटू 40। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो N1 की वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी 40/50 या फिर 4/5 N2, क्लियर है। तो इट इज बिन क्लियर दैट कि N2 का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज्यादा है, राइट। सो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होती है वो म्यू इंटू एन होती है, राइट, म्यू इंटू एन। अब जिसका एन ज्यादा उसका फ्रिक्शन ज्यादा, यानी कि राइट हैंड वाली फिंगर पे जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन राइट हैंड यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे, लिमिटिंग वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ऑन टू या फिर टू मीन्स ऑन द राइट फिंगर इज ग्रेटर देन ऑन द लेफ्ट फिंगर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन द लेफ्ट फिंगर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रिक्शन क्योंकि राइट में ज्यादा है इसीलिए लेफ्ट वाला चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे बोला गया स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द स्केल एंड राइट फिंगर डज नॉट। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। अब आगे देखते हैं, आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स। अब क्या होगा, लेफ्ट फिंगर तो चल रही है, लेफ्ट फिंगर चलते चलते एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप कर रही है और राइट वाली जो है वो स्टार्ट कर रही है स्लिप करना, ठीक है। अब ये सिचुएशन को यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं हम। तो लेट्स सपोज ये मीटर स्केल अगेन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है O अगेन, ठीक है। अब बोला गया हमसे कि लेफ्ट फिंगर अब जो है वो स्टॉप करेगी, ठीक है। तो जस्ट अब क्योंकि ये मूव कर रही है तो जस्ट बिफोर इट स्टॉप्स, तो मान लेते हैं कि लेफ्ट फिंगर यहाँ कहीं जाके स्टॉप कर रही है एंड ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा है लेट्स से x1, ठीक है।
ये डिस्टेंस पे जाकर के ये स्टॉप कर रही है। तो राइट वाली है दैट इट विल बी अबाउट टू मूव, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, एंड राइट वन स्टार्ट्स टू स्लिप। ठीक है, तो अभी भी अगर हम देखें ध्यान से तो ये डिस्टेंस तो अभी भी हमारा 10 सेंटीमीटर ही है, और ये राइट वाला अभी भी 90 पे ही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसमें अगर हम देखें तो वी कैन राइट जस्ट बिफोर स्लीपिंग वाली कंडीशन में। ठीक है ना, जस्ट बिफोर स्लीपिंग वाली कंडीशन में जो राइट वाला हमारी फिंगर है, ठीक है, इट इज अबाउट टू मूव और लेफ्ट वाली इज अबाउट टू कम एट रेस्ट। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा ऑन द लेफ्ट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू, एंड नॉट नॉट ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, क्योंकि अब ये ओवरकम कर रहा है, राइट वाली फिंगर अब ओवरकम करेगी फ्रिक्शन को, क्योंकि हमें पता है कि फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट लग रहा होगा इस पे, एंड ऑन द लेफ्ट इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की जस्ट बिफोर द लेफ्ट फिंगर इज कमिंग टू हॉल्ट और कमिंग टू रेस्ट। ठीक है ना, जस्ट बिफोर वाली कंडीशन में तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा लेफ्ट फिंगर पे। ठीक है, एंड जस्ट बिफोर द राइट फिंगर इज अबाउट टू मूव, तो उसके ऊपर तो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमने लिख दिया यहाँ पे, जस्ट बिफोर वाली कंडीशन हम लिख रहे हैं, एंड लेफ्ट वाले पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेट करेंगे हम इन दोनों को, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स तो सेम है, तो जस्ट फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी इन द एंटायर सिचुएशन, इट विल कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग, या तो इंटरचेंज होती जाएगी। ठीक है, राइट वाले पे मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर होगा एंड इट इज अबाउट टू मूव, एंड जो लेफ्ट वाला है वो हॉल्ट पे आने वाला होगा, बट एट दैट इंस्टेंट इट वाज मूविंग, सो हमने इसको काइनेटिक फ्रिक्शन से इक्वेट किया यहाँ पे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द राइट पे अगर हम देखेंगे तो इट विल बी जस्ट म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, अब क्योंकि ये रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ली जाएगी, तो इट विल बी 0.4 इंटू, यहाँ पे अगर हम मान ले कि जो रिएक्शन फोर्स है इसका अगर हम मान ले इट इज अगेन n1 n1 n2 ही मान लेते हैं, लेट्स से ये n1 है यहाँ पे एंड दिस इज n2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू n2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.32, क्योंकि मूव कर रहा है लेफ्ट वाला, 0.32 इंटू n1, राइट। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें टॉर्क की अबाउट O, तो हम क्या लिख सकते हैं, n1 x1 विल बी इक्वल्स टू n2, ये डिस्टेंस तो अभी भी कितना होगा, दिस इज 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि हमें जो वैल्यू मिल रही है n1 और n2, n1 n2 की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास n1 अपॉन n2, इट इज कमिंग आउट टू बी 40 by x, 40 by x, सो वी कैन से देयरफॉर 40 by x आ रही है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो वी कैन राइट n1 by n2 हमारे पास क्या है एक्चुअली, n1 by n2 इज 0.4 by 0.32, तो n1 by n2 हमें मिला 40 अपॉन x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.4 by 0.32, और सिंपली इट विल बी 40 by 32 लिख लेते हैं इसको, तो 40 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो x1 की बात हो रही है, ये x1 है ये, राइट। तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, x1 इज कमिंग आउट टू बी 32 सेंटीमीटर, तो x1 मिल गया हमें 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस जो क्वेश्चन में बोला गया हमसे। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट। अब इसमें बोला गया आफ्टर सम टाइम द लेफ्ट फिंगर स्टॉप एंड राइट वन स्टार्ट टू स्लिप। अब राइट वन स्टार्ट हो गया चलने के लिए, अब फाइनली हमसे बोला गया देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस xr फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब वापस से एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं हम। तो अब जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है, ये हमारी रॉड है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। अब जो है ये यहाँ पर आ गया है XR डिस्टेंस पे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया द राइट फिंगर स्टॉप्स, अब ये यहाँ के स्टॉप कर रहा है। ठीक है, एंड द लेफ्ट वन स्टार्ट स्लिपिंग अगेन। अब तो सेकेंड केस तक लेफ्ट वन स्टॉप हो गया था, अब लेफ्ट वापस से स्लिप करना स्टार्ट कर रहा है। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स।
अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेफ्ट वन जो है वो अभी फिलहाल इस पोजीशन पे ही है जहाँ पे पहले था। वो क्या पोजीशन थी? वो 32 थी पोजीशन, राइट। पोजीशन मेंशन कर देते हैं, जस्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट वाज एट 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अगेन दिखा सकते हैं हम, लेट्स से n1 है, यहाँ पे दिखा सकते हैं n2 है। फ्रिक्शन फोर्स इस पे इस तरफ लग रही होगी। अब क्योंकि ये अबाउट टू स्टॉप है बेसिकली यहाँ पे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अब यहाँ पे आएगी एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी, बिकॉज ये अब जो है मूविंग की कंडीशन मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर चुका है ये, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसको हम FM लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज अगेन अबाउट टू मूव एंड राइट वाला जो है वो अब स्टॉप होने वाला है। तो जस्ट बिफोर राइट स्टॉप्स एंड जस्ट बिफोर लेफ्ट मूव्स, तो वो कंडीशन पे हम यहाँ पे अब वापस से इक्वेशन लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होगी और द लेफ्ट फिंगर होगी, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑन द राइट साइड होगी, क्योंकि फिंगर अभी ये मूव ही कर रही हैं, राइट वाली अभी जस्ट इट इज अबाउट टू स्टॉप, ठीक है ना। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं? इट विल बी FM के लिए हम लिखेंगे 0.4 इंटू लेफ्ट फिंगर की बात करें तो 32 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.32 इंटू XR। सॉरी, यहाँ पे हमें देखना होगा कि वी हैव टू राइट नॉर्मल रिएक्शन लिखना है हमें यहाँ पे, राइट। सो ये N1 N2 आएगा, N1 एंड ये वैल्यू आएगी हमारी N2 की। क्लियर? फर्दर मोर अगर हम इसको देखें, अब टॉर्क के इक्वेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क के इक्वेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं N1 इंटू 32 and that will be equals to N2 into XR। तो अगेन यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं N1 by N2 will be equals to XR upon 32 एंड फ्रॉम अबव इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो N1 upon N2 क्या मिलेगा? N1 upon N2 हमें मिलेगा 32 by 40। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि XR की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 इंटू 32 by 40, 32 का स्क्वायर अपॉन 40। इसको यहाँ लिख लेते हैं प्रॉपरली, 32 का स्क्वायर बाय 40, that comes out to be 25.60 centimeter. So this is the answer for the value of XR that we are interested in calculating, we are getting. So this is answer we have got. So I hope you understood the solution. All the best.